दोस्तों तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस का खात्मा करने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसका खात्मा कर देंगे। आज के बाद परमाणु त्रिज्या से रिलेटेड आपको इतनी सी मतलब नाम मात्र की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बट शर्त इतनी है कि वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और वीडियो को अच्छे से समझते हुए देखना है। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और जल्दी से परमाणु त्रिज्या का खात्मा बनाते हैं। बिल्कुल, तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है ना, परमाणु त्रिज्या क्या है, इसके बाद इसके प्रकारों पे बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि कब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, कब परमाणु त्रिज्या घटेगी, मतलब परमाणु त्रिज्या में आवर्तता पड़ेंगे। पहले इस परमाणु त्रिज्या को तो समझ लें। तो दोस्तों ध्यान रखना है, आप जैसा कि आप देखो, आप परमाणु त्रिज्या को बाद में पढ़ना, पहले आप ये बताओ, ये हमारे पास एक वृत्त है, हमारे पास ये क्या है, वृत्त। बताओ इस वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो आप यही कहोगे कि सर वृत्त के केंद्र से, वृत्त के कहां से सर, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे वृत्त की त्रिज्या बोलती है। आप यही बोलोगे, हमें पता है आप यही बोलोगे, और आप बोलो ये सही बात भी है। किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, है ना। तो यहां से ये दूरी भी आपकी क्या है, त्रिज्या। यहां से ये दूरी भी आपकी क्या है, त्रिज्या। यहां से ये दूरी भी आपकी क्या है, त्रिज्या। कोई सी भी दूरी आप मान लो क्या होगी, त्रिज्या होगी। बहुत अच्छे से जानते हो। तो लेकिन हमें यहां पर वृत्त की त्रिज्या नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है परमाणु त्रिज्या। क्या पढ़ना है सर, परमाणु त्रिज्या। तो बिल्कुल सर हम परमाणु त्रिज्या पढ़ लेंगे। बिल्कुल, क्या है सर परिभाषा, इस वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा मेरे भाई ये है कि कोई भी जो परमाणु होता है, आपको पता है कोई भी परमाणु, आपने 118 परमाणु पढ़े हैं और आपने ये भी सीख के रखा है कि परमाणु जो है ना वो गोलाकार होता है। परमाणु क्या होता है सर, गोलाकार होता है। तो मेरे भाई परमाणु के नाभिक से, परमाणु में देखो केंद्र तो होता नहीं, परमाणु के केंद्र में, केंद्र की जगह क्या होता है, नाभिक। ठीक है, तो ये मान लो क्या है, परमाणु। ये मान लो क्या है आपका, परमाणु है। क्या है सर, परमाणु है। ठीक है, तो परमाणु का क्या होगा, नाभिक होगा। तो ये हमने नाभिक बना दिया। तो मेरे भाई जो परमाणु होता है, इस परमाणु के नाभिक से, इस परमाणु के कहाँ, नाभिक से जो अंतिम कोश होता है, उस अंतिम कोश तक की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सिंपल, परमाणु के नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब मेरे भाई अंतिम कोश क्यों बोला, मेरे भाई आपको पता है अंतिम कोश, कोश का मतलब जानते हो भाई आप बिल्कुल घबराना मत। कोश का मतलब क्या होता है, कोश का मतलब कक्षा होता है। कोश का मतलब क्या होता है भाई, कक्षा होता है। कोश अलग नहीं बोला, कोई अलग शब्द नहीं है, कोश कक्षा है। तो परमाणु के नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी को क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या। अब ये मैंने बता दिया आपको, ये मैंने समझा दिया आपको। अब भाई अंतिम कोश क्यों बोला सर आपने, तो मेरे भाई हर एक परमाणु के लिए जो अंतिम कोश होगा वो अलग अलग होगा। आपको पता है कोश या जो कक्षाएं हैं, कोश या जो कक्षाएं हैं उनकी संख्या 7 है। कितनी है, 7 है। क्लियर है, 7 कक्षाएं हैं, है ना। आपको पता है अभी तक 7 कोश या 7 कक्षाएं ही हैं। पहली कक्षा जिसमें एक मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 से कभी ज्यादा नहीं, 2 से कभी कम नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन, फिर 8 ही इलेक्ट्रॉन, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और ये फिर 32, है ना। तो यदि मान के चलो कोई परमाणु है और कोई परमाणु है जिसमें केवल एक ही कोश है, एक ही कक्षा है, तो उसका अंतिम कोश क्या होगा, एक ही होगा। कोई परमाणु है जिसमें 2 कक्षाएं हैं, तो उसका अंतिम कोश कौन सा होगा, दूसरा होगा। कोई परमाणु है जिसमें 3 कक्षाएं हैं तो अंतिम कोश तीसरा, 4 कक्षाएं हैं तो अंतिम कोश चौथा, 5 हैं तो 5वां, 6 हैं तो 6वां, 7 हैं तो 7वां। तो अंतिम कोश जो है ना परमाणु के लिए अलग अलग होगा। इसलिए ऐसा परिभाषा में आया है कि परमाणु के नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं 1 है। क्या है भाई, 1 है। ठीक है,
तो यदि इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भरें, इस हाइड्रोजन के, देखो मैंने इलेक्ट्रॉन को भरना बताया है कि जो पहली कक्षा आपको दिख रही है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 भर दिए, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8, है ना, फिर चौथी कक्षा में यहाँ से देख लेना 18, फिर 32 और 32 ऐसे भराते हैं। मैंने तो सभी विधियाँ नहीं बताई, मैंने केवल समझाने के लिए बता दी। तो देखो हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसमें केवल और केवल आपका ये तो रहा नाभिक, ये रहा आपका नाभिक, केवल और केवल एक कक्षा बनेगी, एक कक्षा बनेगी। तो एक कक्षा बनेगी तो इसका हाइड्रोजन का अंतिम कोष क्या है, एक ही होगा, क्योंकि अंतिम और पहला वो एक ही है, तो अंतिम भी वही होगा, पहला ही वो होगा, है ना। तो नाभिक से यहाँ जो नाभिक है, इस नाभिक से ये वाली जो दूरी दिख रही है, ये वाली जो है ना हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या होगी। क्या होगी भाई, हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या। अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक भाई कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3, ठीक है। तो ये इसका नाभिक बना लिया, ये इसकी पहली कक्षा हो गई और ये इसकी दूसरी कक्षा हो गई। तो नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी मतलब ये वाली, तो इसकी परमाणु त्रिज्या अलग होगी, इसकी परमाणु त्रिज्या अलग होगी। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही कक्षा है तो नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी, इसमें 2 कक्षाएं हैं तो नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी, मतलब हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या लिथियम की अपेक्षा फिर क्या है, कम है। अब इसी प्रकार से अगर हम सोडियम की बात कर लें, किसकी बात कर लें सर, सोडियम की, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। तो ये मान लेते हैं, यही परमाणु बना लेते हैं हम, ठीक है। तो 1 सेकंड रुक जाओ, समझा देते हैं, ठीक है। चलो ये तो ये इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, देखो यहाँ पर एक ही आएगा, पहली कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही आएगा। इसमें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, और दूसरी कक्षा में 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है ना। चलो अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 2 हो जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 आ जाएंगे, और तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, केवल 1, क्योंकि 11 है, 2 भर आ गए, 8 हो तो 10 और 1 11। इसमें कितनी कक्षाएं बनने वाली, 3 कक्षाएं बनने वाली। कितनी कक्षाएं साहब, 3। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी अंतिम कक्षा कौन सी होगी, तीसरी कक्षा होगी। तो यहाँ से इसके नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी ये होगी, मतलब इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी लिथियम से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही रहा कि परमाणु के नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहेंगे, और हर एक परमाणु के लिए ये त्रिज्या अलग अलग होगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 परमाणु के लिए परमाणु त्रिज्या समान आ जाए, नहीं, अलग अलग परमाणु के लिए परमाणु त्रिज्या अलग। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया होगा। अब ये तो रही सब परमाणु त्रिज्या, ये रही क्या सर, परमाणु त्रिज्या। अब बात आती है कि जो परमाणु त्रिज्या है वो सर होती कितने टाइप की है। तो मेरे भाई आपको बता देते हैं, जो परमाणु त्रिज्या है वो आपको 2 टाइप की पढ़नी है, 2 टाइप की परमाणु त्रिज्या हम आपको पढ़ाएंगे। तो जिसमें दोस्तों पहली जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली जो परमाणु त्रिज्या है जिसका नाम है सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या सर, सहसंयोजी त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या, ठीक है। और दूसरी त्रिज्या जिसका नाम है वान डेर वाल्स त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या। तो पहले मैं सहसंयोजी त्रिज्या बता देता हूँ, फिर वान डेर वाल्स त्रिज्या बताऊंगा, ठीक है। चलो सहसंयोजी को समझो, सहसंयोजी त्रिज्या को समझो। तो दोस्तों सहसंयोजी त्रिज्या को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। 1 सेकंड, सहसंयोजक बंध को समझना पड़ेगा। तो एक एक पॉइंट को आप समझ लो बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सहसंयोजक बंध क्या होता है, क्लियर करते हैं बहुत अच्छे से, आसानी से, धांसू तरीके से। देखो मेरे भाई आप देख पा रहे हो N2, क्या है N2, आपको पता है जो N2 है, इस N2 में समान प्रकार के 2 N आपस में बंधे हुए हैं, समान प्रकार के 2 N आपस में बंधे हुई है, तब तो जाके क्या बना N2। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 N आपस में मिले तो क्या बना N2, ठीक है। आप देखो O2 कैसे बना, तो आप कह पा रहे होगे कि सर समान प्रकार के जब 2 O मिले तो O2 बना। आपसे बोल दिया कि भाई H2 कैसे बना, तो आप कह पा रहे होगे कि सर समान प्रकार के जब 2 H मिले तो H2 बना। तो बिल्कुल मेरे भाई देखो, आपको पता है कि हम इंसान हैं और हम इंसानों में भी एक ना एक रिश्ता होता है। हम इंसानों में
कोई ना कोई रिश्ता होता है। जैसे आप और मैं आपस में जुड़े हैं तो किसका रिश्ता है? स्टूडेंट और छात्र का रिश्ता है। हमारे नाना हैं उनसे भी रिश्ता है, हमारे मामा हैं उनसे भी रिश्ता, हमारे पापा हैं, हमारे मतलब मम्मी, इनसे भी कोई ना कोई रिश्ता है, तब तो हम आखिर जुड़े हैं, है ना। तो मेरे भाई इंसान जो आपस में जुड़ते हैं, इंसान जो आपस में जुड़ते हैं, उन जुड़ने को हम बोलते हैं रिश्ता। उस जुड़ने को क्या बोलते हैं हम? रिश्ता। और जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उस जुड़ने को हम क्या बोलते हैं? बंध। मतलब परमाणु आपस में जिसके कारण जुड़ते हैं वो किसके कारण जुड़ते हैं? तो उसका नाम क्या है? बंध। क्या है? बंध। अब दोस्तों बंध कई प्रकार के होते हैं, जैसे आयनिक बंध हुआ, सहसंयोजक बंध हुआ, हाइड्रोजन बंध हुआ, वांडर वाल्स बंध हुआ, कई प्रकार के बंध हैं। तो मेरे भाई इसी प्रकार से आपको समझाते हैं। जब समान प्रकार के परमाणु, ध्यान रखना बोल रहा हूं मैं, सुन लो अच्छे से ध्यान से, जब समान प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं, जब समान प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो हमारा सहसंयोजक बंध बनता है। ध्यान रखना, समान प्रकार के परमाणु आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। खत्म करो कहानी, ठीक है। यहां पर समान प्रकार के परमाणु जुड़े हैं तो सहसंयोजक बंध, यहां पर समान प्रकार के परमाणु जुड़े हैं सहसंयोजक बंध, यहां पर समान प्रकार के परमाणु जुड़े हैं सहसंयोजक बंध। मेरे भाई यहां नहीं, कहीं भी अगर समान प्रकार के परमाणु मिल जाए तो मान लेना सहसंयोजक बंध है। अब जैसे मैंने बोल दिया Cl2, क्या बोल दिया? Cl2। तो आप देख पा रहे हो यहां पर कितने Cl जुड़े हैं? 2 Cl जुड़े हैं। कितने Cl? 2। तो दोनों समान है, मतलब समान प्रकार के परमाणु हैं, मतलब ये कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध। अब जैसे मैंने बोल दिया HCl, बताओ इसमें कौन सा बंध है? तो सर इसमें बंध नहीं पता, क्यों? क्योंकि इसमें H अलग है, Cl अलग है, इसमें सर सहसंयोजक बंध तो नहीं है। अब और कोई सा बंध हो तो उसको पता नहीं, तो उसको मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। अभी मैं आपको सहसंयोजी त्रिज्या बता रहा हूं तो उसको सहसंयोजक बंध जानना जरूरी है। क्लियर हो गया? चलो क्लियर हो गया अगर, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब बात आती है सहसंयोजी त्रिज्या। क्या सर? सहसंयोजी त्रिज्या तो समझ लो बहुत अच्छे से, क्या है परिभाषा? सहसंयोजी त्रिज्या की परिभाषा है सहसंयोजक बंध से जुड़े, सहसंयोजक बंध से जुड़े परमाणुओं के, सहसंयोजक बंध से जुड़े परमाणुओं के नाभिक की बीच की दूरी का आधा। सहसंयोजक बंध से जुड़े परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। क्लियर? क्लियर हुआ? बोलो नहीं। हो गया? चलो एग्जाम्पल। अब जैसे मान के चलो यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको कंप्लीटली समझा दी है, कंप्लीटली समझा दी है। चलो हाँ यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको, वहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है। देखो जैसे एग्जाम्पल, आपको पता है H2 सहसंयोजक बंध द्वारा बंधा है, बिल्कुल बंधा है। अब H2 में कितने H हैं? 2 H हैं, ठीक है। तो एक H का परमाणु मैंने ये बना लिया, ठीक है, और दूसरे H का परमाणु मैंने ये बना दिया। आप गोलाकार बना लेना, थोड़ा सा गोलाकार नहीं बना है, आप बना लेना, ठीक है। एक H ये बन गया, 2 H है ना इसमें, एक H ये बन गया, एक H ये बन गया। इस H का नाभिक ये है और इस H का नाभिक ये है, ठीक है। तो परिभाषा क्या है? सहसंयोजक बंध से बंधे 2 परमाणु, ये 2 परमाणु हो गए कि नाभिकों की बीच की दूरी, नाभिकों की बीच की दूरी ये हो गई, नाभिकों की बीच की दूरी का आधा, मतलब ये आधा, ये आधा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, ये आधा हो गया। ये क्या हो गया? आधा, ठीक है। आधा ये वाला हो गया और आधा ये वाला हो गया, ठीक है। मतलब ये भी आधा है और ये भी आधा है। तो यही जो मेरे भाई आधा है, यही आपका सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या कहलाएगा सर? सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम मान लें N2 है, क्या है? N2। तो मान लेते हैं N के 2 परमाणु हैं और N के 2 परमाणु हैं, तो N परमाणु में तो नाभिक होता है, तो नाभिक के बीच की दूरी का आधा क्या हो गया? सहसंयोजक त्रिज्या। मान लो O2 के परमाणु हैं तो ये O है,
है ना। तो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, तो सिंपल सी बात है, सहसंयोजी बंध से जो परमाणु जुड़े हैं, है ना, सहसंयोजी बंध से जो परमाणु जुड़े हैं उन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा होगा वही परमाणु त्रिज्या होगा। यहाँ से ये भी आपको ये भी आपका सहसंयोजक त्रिज्या, यहाँ से ये भी आपका सहसंयोजक त्रिज्या। क्लियर हो चुका है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं वान डेर वाल्स त्रिज्या के बारे में। वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है? तो दोस्तों पहले हमें वान डेर वाल्स बंध को समझना पड़ेगा। क्या सर? जो आपका वान डेर वाल्स बंध है, वान डेर वाल्स बंध है, इस वान डेर वाल्स बंध को हमें पहले समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलो ठीक है। अगर मैंने दोस्तों आपसे बोल दिया कि जो आपका H2 है, बताओ इसमें कौन सा बंध है, तो आप बोलोगे सर H2 में दो समान प्रकार के H जुड़े हैं, इसीलिए आपका हाइड्रोजन बंध होगा, इसलिए आपका हाइड्रोजन बंध होगा। और मैंने यदि आपसे बोल दिया कि बताओ मेरे भाई जो H2 और H2 आपस में किस प्रबंध से जुड़े हैं, तो मेरे भाई ध्यान रखना, समान प्रकार के परमाणुओं से बना अणु है ये। कहो बोलो हाँ, ये भाई समान प्रकार के परमाणुओं से बना अणु है, और ये भी समान प्रकार के परमाणुओं से बना क्या है? अणु है। क्या है? अणु है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु, समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु हैं ये दोनों। तो समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे होते हैं उस बंध का नाम है भाई वान डेर वाल्स बंध है। वान डेर वाल्स बंध है। जैसे N2 समान प्रकार के परमाणु से बना, ये वाला N2 समान प्रकार के परमाणु से बना। अब ये दोनों N2 आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे होंगे वो वान डेर वाल्स बंध होगा। O2 दोनों O2 आपस में जिस बंध के द्वारा बंधे होंगे वो वान डेर वाल्स बंध होगा। तो ध्यान रखना मेरे भाई, समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु आपस में जिस बंध द्वारा बंधे होते हैं उसे वान डेर वाल्स बंध कहते हैं। वान डेर वाल्स बंध समझ गए? अब वान डेर वाल्स त्रिज्या समझ लो, वान डेर वाल्स त्रिज्या समझ लो। ठीक है, चलो जैसे मान के चलो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर क्या है? H2। क्या है? H2 है, और ये एक और H2 है जो आपस में बंधे हैं। कौन से बंध द्वारा? वान डेर वाल्स बंध द्वारा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ दोस्तों, पहले इस H2 को बना रहा हूँ। इस H2 में कितने परमाणु हैं? 2। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ इस H2 के दोनों परमाणु बना ले। अब इस H2 के दोनों परमाणु बना रहा हूँ, एक ये बना लिया और एक ये बना लिया। ये आपका H2 के ये दो परमाणु, ये H, मतलब ये H है, एक सेकेंड, यहाँ एक H है ये है और एक H है, तो ये क्या बन गया? H2 बन गया। और एक H ये है और एक H ये है, तो ये भी क्या बन गया? H2 बन गया। अब ये दोनों H2 आपस में जुड़े हैं, दोनों H2 क्या है? आपस में जुड़े हैं। तो किस बंध द्वारा जुड़े हैं? वो आपके वान डेर वाल्स बंध द्वारा जुड़े हैं। कौन से बंध द्वारा जुड़े हैं? वान डेर वाल्स बंध द्वारा जुड़े हैं। क्लियर हो चुका है। अब हम आपको बताना चाहती हूँ वान डेर वाल्स त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? वान डेर वाल्स त्रिज्या। तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुनो इधर, पहले समझो, पहले इधर देखो वान डेर वाल्स आकर्षण बल से बंधे, वान डेर वाल्स आकर्षण बल से बंधे किन्हीं, अब आगे बोला मैंने किन्हीं दो अणुओं के, इन दो अणुओं के निकटतम परमाणु कौन से हैं? इन दो अणुओं के निकटतम परमाणु कौन से हैं? ये वाले। अब मैं बोलूं कि बोलो ये वाला और ये वाला है, तो ये वाला और ये वाला नहीं होता, ये तो दूर वाले हैं ना भाई, दूर वाले। निकटतम कौन है? जो आपके एक दूसरे के संपर्क में है। तो ये दो एक दूसरे के क्या है? संपर्क में है। तो मैंने क्या बोला, फिर से सुन लो, क्या बोला? वान डेर वाल्स आकर्षण बल से बंधे किन्हीं दो अणुओं के निकटतम परमाणु ये है निकटतम परमाणुओं के नाभिक, निकटतम परमाणुओं के क्या सर? नाभिक। क्या बोला? नाभिक। ये नाभिक हो गया, ये नाभिक हो गया। नाभिक के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी हो गई। क्या हो गई सर? बीच की दूरी। ये बीच की दूरी हो गई। के बीच की दूरी का आधा मतलब ये वाला, आधा मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग देखो, ये वाला मतलब ये वाला भाग
या फिर ये वाला भाग या फिर ये वाला भाग क्या कहलाएगा भाई? वान डर वाल्स त्रिज्या। मतलब ये वाला भाग या फिर ये वाला भाग क्या है भाई? वान डर वाल्स त्रिज्या। समझ गए ना? वान डर, एक सेकेंड, वान डर वाल्स त्रिज्या, वान डर वाल्स त्रिज्या। क्लियर हो चुका ना मेरे भाई? मैंने आपको एक एक चीज़ कॉन्सेप्टली समझा दी है, एक एक अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से। तो मैंने क्या बोला? मैंने भाई बोला है वान डर वाल्स आकर्षण बल से बंधे किन्हीं दो अणुओं के निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा वान डर वाल्स त्रिज्या। समझे भाई? जैसे मान के चलो ये N2 दो अणु हैं, है ना? ये दो अणु बना लें हम, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसको बनाएं तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो वान डर वाल्स बंध से बंधे दो अणु बन गए कि निकटतम परमाणु ये है और ये है, कि नाभिकों के बीच की दूरी ये है का आधा, मतलब ये वाला एरिया अलग और ये वाला एरिया अलग। यही आपका कहलाएगा वान डर वाल्स त्रिज्या। यही आपका क्या कहलाएगा सर? वान डर वाल्स त्रिज्या। आई होप आपको बहुत अच्छे से दिमाग में ये चीज़ बैठ गई होगी। तो क्लियर हो गया ना मेरे भाई? तो क्लियर अगर हो गया ना तो एक बार जल्दी से ना वीडियो को लाइक कर दो यार, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो और परमाणु त्रिज्या को अभी खत्म कर लो। परमाणु त्रिज्या में जो आवर्तता है इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, ठीक है? और परमाणु आगे मेरे भाई जो आपकी परमाणु त्रिज्या है, अब हम इसमें आवर्तता पढ़ेंगे। आवर्तता का मतलब सिर्फ इतना होता है मेरे भाई कि जो आपकी परमाणु त्रिज्या है वो कब बढ़ेगी, है ना, या कब घटेगी, है ना? कब बढ़ेगी या कब घटेगी। बस आवर्तता का मतलब बढ़ना या घटना होता है। आवर्तता एक अलग ही शब्द है, आप इसका मतलब नहीं जान पा रहे, टेंशन मत लो। आवर्तता का मतलब बढ़ना या फिर घटना होता है। मतलब जो परमाणु त्रिज्या कब बढ़ेगी कब घटेगी, यही आवर्तता है, ठीक है? आवर्तता मतलब बढ़ना या घटना, ठीक है? तो आवर्तता मतलब परमाणु त्रिज्या जो है कब बढ़ेगी कब घटेगी, इस चीज को हम देख रहे हैं, ठीक है? तो पहले हम मेरे भाई वर्ग पे बात करेंगे। पहले हम वर्ग में चेक करेंगे, वर्ग में परमाणु त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ता है और आवर्त में क्या प्रभाव पड़ता है, अलग अलग देखेंगे, ठीक है? वर्ग, है ना? तो सबसे पहले, है ना, वर्ग को समझने के लिए मेरे भाई मैं पहले एक वर्ग बना ले रहा हूँ। ये आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के बाद एक लिथियम पहला ही वर्ग बना ले रहा हूँ, ठीक है? ये आपका सोडियम हो गया, ये आपका पोटेशियम हो गया, है ना, ये आपका रोवेडियम हो गया। इस टाइप से हमने ये वर्ग आपका बना लिया, ठीक है ना? पोटेशियम, रोवेडियम, फिर आपका सीजियम हो गया और ये आपका फ्रेंसियम। नहीं दिख रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलो, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, नो मिस्टेक, है ना, 1 है इसका 3 है, इसका 11, 19, है ना, और इसका 37 होता है। इसके बाद रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ओके, इतना ही काम चला लेंगे, है ना? चलो, हाइड्रोजन, अब इसके एक इलेक्ट्रॉन को भरो। तो देखो, ये इसका मान लिया नाभिक है और इसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहली कक्षा में ही भरा जाएगा, पहली कक्षा में ही भरा जाएगा। इसके कितने इलेक्ट्रॉन? 3, ठीक है? कितने हैं? 3। तो ये आपका नाभिक बन गया। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? देखो 3 है तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होगा। कितना होगा? 1। ओके, चलो, है ना? इधर समझो आप, है ना? अब ये इसका 11 है तो ये इसका नाभिक हो गया। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और आपका जो तीसरी कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इसके बाद, है ना, इसलिए बोल रहा था कि आप ज्यादा मत बनाओ, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा नहीं दिखा पाएंगे, पूरा आपको दिखाएगा नहीं, बाकी समझ में पूरा आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? इसलिए इनको हम हटा देते हैं, पोटेशियम को बनाते हैं थोड़ा सा नीचे, ताकि आपको स्पष्टली दिख सके, अच्छे से समझ सको, है ना? चलो, ये इसका नाभिक हो गया। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, फिर 8 और फिर आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? 2, 8, 8, 1, 19 हो गया। चलो, ये हो गया, है ना? अब आप पूरे वर्ग की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे भाई आप ये बताओ, ये आपका एक वर्ग है, हमने एक पहला वर्ग बनाया, पहले वर्ग के तत्व उठाए। तो देखो, पहले वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं तो क्या परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है? बोलो,
क्या परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है? तो आप बोलोगे सर हाँ परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, हो रही है सर परमाणु क्रमांक में वृद्धि। अब क्या परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने से इनकी कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है? तो सर ये भी दिख रहा है, इसके पास 1 कक्षा है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, अब नीचे और जाएंगे तो फिर 5, 6, 7 कक्षाओं की संख्या भी बढ़ रही है। क्या कक्षाओं की संख्या बढ़ने से क्या नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी क्या होगी? अंतिम कक्षा की दूरी नहीं बढ़ेगी। देखो इसमें अंतिम कक्षा, नाभिक से अंतिम कक्षा की दूरी ये है, इसमें थोड़ी ज्यादा है, देखो ये इसमें और ज्यादा है ना, और इसमें और ज्यादा है। क्या नाभिक से अंतिम कक्षा के तक की दूरी बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो नाभिक से अंतिम कक्षा की दूरी बढ़ रही है, तो क्या मेरे भाई आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा क्या त्रिज्या भी बढ़ रही है? बोलो, नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ रही है तो क्या त्रिज्या नहीं बढ़ेगी? तो आप बिल्कुल कह सकते हो हाँ सर त्रिज्या भी बढ़ रही है। अब त्रिज्या क्यों बढ़ी? क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर गए तो परमाणु क्रमांक बढ़ा, परमाणु क्रमांक बढ़ा तो कक्षाओं की संख्या बढ़ गई, और कक्षाओं की संख्या बढ़ गई तो नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ गई, इसलिए सर परमाणु त्रिज्या बढ़ गई। आया समझ में? आया समझ में? तो ध्यान रखना है कि परमाणु त्रिज्या जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो बढ़ती है। ये हम एक वर्ग की बात नहीं कर रहे, आपके 18 वर्ग होते हैं, हम 18 वर्ग की ही बात कर रहे हैं। आप किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। आपसे बोले क्यों बढ़ेगी तो आप बता देना सर ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिससे परमाणविक कक्षाओं में भी वृद्धि होती है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है जिससे कक्षाओं की संख्या में भी वृद्धि होती है, जिससे नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ेगी अतः परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? तो यही आपको रीजन देना है ना। लिखने के हिसाब से लिखो, आप लिख सकते हो, स्क्रीन पर आ रही है थ्योरी, आप स्क्रीनशॉट इसका लेना है ना। तो किसी वर्ग में, किसी भी वर्ग की बात कर रहे हैं, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिससे कक्षाओं की संख्या में भी वृद्धि होती है ना। अब कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होती है तो क्या होगा? नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ जाएगी, और जब नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ जाएगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या करना मेरे भाई, जो आपको जो डायग्राम दिया है आप ये बना लेना, आप पूरे वर्ग का बना लेना, क्योंकि मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने 4 तत्वों का बनाया, बाकी आप पूरे वर्ग का बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मेरे भाई, चलो है ना, क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम आवर्त में परमाणु त्रिज्या देखेंगे। ओके, तो दोस्तों आप वर्ग में तो परमाणु त्रिज्या बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, और कारण आपका यही है, परमाणु क्रमांक बढ़ना और कक्षाओं की संख्या बढ़ना, यही कारण है और कोई अलग कारण नहीं है। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं आवर्त में, और आवर्त में ना हम किसी भी आवर्त की बात करेंगे। 7 आवर्त होते हैं तो 7 आवर्त की बात होगी। ठीक है, जैसे वर्ग में हमने पूरे वर्गों की बात की थी, उसी प्रकार हम आवर्त के सभी आवर्त की बात करेंगे। ठीक है, चलो हम एक आवर्त के कोई तत्व उठा लेते हैं। जैसे हमने दूसरा आवर्त उठा लिया जो आपका है लिथियम। ठीक है, फिर आपका आएगा बेरिलियम, आपका बोरॉन आता है। ठीक है, बोरॉन के बाद कार्बन। ठीक है, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन और आपका फ्लोरीन। और ये जो आपका शून्य वर्ग है इससे कोई मतलब नहीं रखा जाता। ठीक है, तो ये हमने दूसरा आवर्त उठा लिया। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक आपको पता है 3 है, 4 है, इसका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है ना। पहले ना आप इलेक्ट्रॉन को भरो, है ना। तो देखो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहली कक्षा में, देखो ये नाभिक है तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, इसमें भरेंगे तो ये नाभिक बना लिया, पहली कक्षा में 2, दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, है ना, क्योंकि आपकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8, फिर 18, फिर 18 और फिर 32 और ये 32, ऐसा चलता है ना। मतलब दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तक भराए जा सकते हैं। ठीक है, पहली कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भराते हैं, इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन को भरा। ठीक है, चलो इसमें भर लो। ठीक है, ये इसका नाभिक हो गया, पहली में 2, दूसरी में 3। ठीक है, इसमें ये नाभिक पहली में 2 और दूसरी में कितना हो गया? 4। ठीक है, इधर पहली में
2 भरा जाएंगे और दूसरे में कितना भरा जाएगा, दूसरे में आपका भरा जाएगा 5, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी ऑक्सीजन 8 होता है। ठीक है, पहली में 2, दूसरे में कितना, दूसरे में आपका भरा जाएगा 6 और 2 8, है ना। बाकी आप और भी ना बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इससे ही समझ जाओगे आप, है ना। चलो बना देता हूं। ये नाभिक पहले में 2 और दूसरे में 7, क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने आपका एक आवर्त बना दिया है, जो आपका दूसरा आवर्त है। आवर्त नंबर कौन सा है, 2, है ना। 2 आवर्त से हम समझ रहे हैं, बाकी प्रत्येक आवर्त के लिए यही चीज होगी। ठीक है, चलो, है ना। आप यहां पर देखो, जब आप आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हो तो आपको दिख रहा होगा परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। अब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, और आपको यह भी पता है जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वही होता है प्रोटॉन की संख्या, वही क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, और वही होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, लेकिन कक्षाओं की संख्या में कहीं भी आपको वृद्धि नहीं दिख रही होगी। आप देखो यहां भी 2 कक्षाएं, प्रत्येक में 2 कक्षाएं हैं, कक्षाओं की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही, लेकिन परमाणु क्रमांक में कंटिन्यू वृद्धि होती जा रही है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जा रही। अब देखो, परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही मतलब प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही। किसकी संख्या में वृद्धि हो रही, प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही। मतलब आपका जो नाभिक पर क्या होता है, धनावेश होता है, जो केवल किससे आता है, प्रोटॉन से, है ना। नाभिक पर जो धनावेश होता है वो केवल प्रोटॉन से आता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता, अब प्रोटॉन पर ही होता है। तो प्रोटॉन जितना बढ़ेगा उतना उसका चार्ज बढ़ेगा। प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो जो नाभिक है इसका चार्ज भी बढ़ रहा है, मतलब नाभिक की जो शक्ति है वो नाभिक की शक्ति बढ़ रही है, नाभिक की शक्ति बढ़ रही है। ठीक है, जैसे मान लिया, हाँ ठीक है, ये नाभिक की शक्ति बढ़ रही है, और कक्षाओं में कौन है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश, है ना। देखो यह नाभिक पर कौन, धनावेश, और कक्षाओं में कौन, ऋणावेश, है ना। मान लिया मैंने यहाँ पर आपके 2 व्यक्ति बनाए, ठीक है, कितने व्यक्ति बनाए मैंने, यहाँ पर आपके 2 व्यक्ति बना दिए। ठीक है, चलो ये 2 व्यक्ति मैंने यहाँ पर बना दिए। ठीक है, और ये जो आपका व्यक्ति है वो आपका है धनावेश। ठीक है, और एक व्यक्ति और मैंने बना दिया, समझाने के लिए है मेरे भाई, केवल ये आपका दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, और ये आपका जो दूसरा व्यक्ति है वो है आपका ऋणावेश, वो आपका क्या है, ऋणावेश। ठीक है, कक्षाओं में ऋणावेश, नाभिक पर धनावेश। ठीक है, चलो, कक्षाओं की संख्या बढ़ नहीं रही है ना, लेकिन नाभिक जो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो नाभिक पर जो धनावेश है इसका मान बढ़ रहा है। नाभिक का धनावेश बढ़ रहा है मतलब आपका जो आपका धनावेश वाला व्यक्ति है इसकी जो शक्ति है वो बढ़ रही है, इसकी शक्ति बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर इसकी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं आ रहा, शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं आ रहा, क्योंकि कक्षाएं नहीं बढ़ रही ना, कक्षाएं नहीं बढ़ रही तो नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी नहीं बढ़ रही ना, तो कक्षाओं पर कोई प्रभाव नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पर जो ऋणावेश है इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ऋणावेश वाले व्यक्ति की शक्ति ना तो बढ़ रही और ना घट रही, ज्यों की त्यों है, लेकिन इसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही। ठीक है, अब इसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है तो मेरे भाई ये जो व्यक्ति होगा, ये व्यक्ति क्या करेगा, इस वाले व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेगा, इस वाले व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेगा। क्यों, क्योंकि इसकी शक्ति ज्यादा है, क्योंकि जो दमदार व्यक्ति ये होता जाता रहा हो रहा है ना, तो ये दमदार व्यक्ति इसको अपनी ओर खींच लेगा, है ना। जब दमदार व्यक्ति इसको अपनी ओर खींच लेगा तो मतलब जो आपका कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कक्षाएं नाभिक की ओर खिंच जाएंगी, और जब कक्षाएं नाभिक की ओर खिंच जाएंगी तो आपका जो परमाणु है उसका आकार हो जाएगा छोटा। जैसे इतना बड़ा आकार था तो जब नाभिक उसको खींच लेगा तो ये छोटा सा बचेगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब बाएं से दाएं चलोगे, है ना, तो परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि होती है किंतु कक्षाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, किंतु परमाणु क्रमांक बढ़ने से नाभिक पर उपस्थित आवेश का मान बढ़ता है, अर्थात नाभिक शक्तिशाली होता जाता है। इसलिए नाभिक बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींच लेता है, जिससे परमाणु का आकार हल्का हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसलिए मेरे भाई जो आपका परमाणु त्रिज्या है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि परमाणु का आकार कम तो त्रिज्या भी कम, त्रिज्या भी कम। तो ओवरऑल बात ये आई है कि जब आवर्त में जब बाएं से दाएं चलोगे,
आवर्त में हमेशा बाएं से दाएं चला जाता है, ठीक है, इधर से इधर की ओर, है ना। तो परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, किंतु कक्षाओं की संख्या में कोई भी वृद्धि नहीं होती। अब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, कक्षाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, जिससे क्या होगा मेरे भाई, जो नाभिक है इस नाभिक का आवेश बढ़ेगा, क्योंकि नाभिक पर क्या होता है, प्रोटॉन, और परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, जिससे नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। फलस्वरूप नाभिक बाहरी कक्षा को अपनी ओर खींच लेता है। जब बाहरी कक्षा अपनी ओर खिंच जाएगी तो मेरे भाई परमाणु का आकार घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो परमाणु त्रिज्या अपने आप घट जाएगी, क्योंकि नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी घट जाएगी। समझ रहे हो ना। तो ये ना मेरे भाई आप कॉपी में लिख लेना। अब आपको थोड़ा बहुत मिस्टेक आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो वीडियो को फिर से पीछे कर लो, आप थोड़ा सा करके फिर से समझ लोगे, है ना। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टॉपिक है तो बिल्कुल समझने वाला, माइंड में जाने वाला। एक बार समझ गए ना फिर रटने की जरूरत नहीं है, सब आप कॉपी में लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो थोड़ा आप पीछे करके, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से अगेन आप देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई आप दिल से ना वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट एंड महा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। आपको पूरा सिलेबस कराया जा रहा है केमिस्ट्री का, है ना। 11th केमिस्ट्री हो या 12th केमिस्ट्री हो, फुल आपको सिलेबस कराया दिया जा रहा है। आपको 100% रिजल्ट की गारंटी लेते हैं, आपको 100% रिजल्ट हम बनवाएंगे, है ना। और एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए दोस्तों, 1-2 दिन में आपको क्लास 11th के जो आपके नोट्स हैं, नोट्स PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल गणेशाय वर्ल्ड के नाम से ही है, GANESHA वर्ल्ड, है ना। तो आप जाकर वहां पर ले सकते हैं, आप फ्री में ले सकते हैं, कोई पैसा इसका नहीं लगेगा। ओके मेरे भाई, मिलते हैं।